नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897432360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 346 नंबर का, देखेंगे। जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्या हमारे संविधान में लिखी हुई है, या ये 44th नंबर 85th अमेंडमेंट एक्ट, या फिर ऐसे ही प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आई है ये? देखिए, उप प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते हैं, आज के समय में हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री नहीं है। पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल जो है वो बारदोली सत्याग्रह 1928 के समय जो है वहां की महिलाओं द्वारा ये टाइटल दिया गया था। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है इसके बारे में। अगला, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद या उसको किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा से चुन करके आए या फिर लोकसभा में इलेक्शन के माध्यम से आए, लेकिन उनको बनना पड़ेगा। जैसे आज के समय में मैं बात करूं, निर्मला सीतारमण सभी लोग जानते हैं, उनको हमारी वित्त मंत्री है, वो राज्यसभा से बिलोंग करती है। ऐसे ही जो एस जयशंकर है वो भी यहाँ पर राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। अगला बढ़ेंगे आगे। इंडिया में ये भी वही सवाल है, भारत में वह मंत्री जो संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह कब तक वहां पे रह सकता है? सिर्फ 6 महीने तक। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भीतर उनको यहाँ पर बनना ही पड़ेगा, वरना उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। अगला, क्वेश्चन नंबर 349 देखेंगे। इनमें से भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित आपको बताने हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, क्या ऐसा है? बिल्कुल है, हमारे भारत में संसदीय प्रणाली का प्रावधान दिया गया है, ये बिल्कुल अपने आप में सही शब्द लिखा हुआ है। अगला कह रहा है कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। संसद का सबसे बड़ा कार्य है कि प्राइम मिनिस्टर के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करना, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का जैसा काम होता है उस प्रकार से ये कामों को करना। देखो, पहले हम आपको पढ़ के बताती हूँ मैं। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, लोअर हाउस तक ही सिर्फ कैबिनेट हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपने कभी पढ़ा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जो लोकप्रिय भवन है, पॉपुलर हाउस का मतलब है लोकसभा में 543 सीट में से 273, 50% प्लस 1 सीट्स जो है वो हासिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी गलत है। निम्न सदन तक सीमित नहीं है, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, राइट। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हमारी मंत्री परिषद, वो किसको उत्तरदायित्व होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी उत्तरदायित्व होते हैं सबसे पहले तो लोकसभा को। बिल्कुल सही। अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत वो भी यहाँ पर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग चलना होता है। 74 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है भाई, तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। पढ़ेंगे इसको 1, 2 एंड 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। अगला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो है लोकसभा। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो लोकसभा को आगे अपनी जवाबदेही उत्तरदायित्व होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर मंत्री परिषद यहाँ पर सामूहिक रूप की जगह एकल रूप में पूछता है, इंडिपेंडेंटली पूछता है, सिंगल पूछता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेसिडेंट को। ये भी एक आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अगला देखेंगे, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर कभी भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मतलब जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है वो रेजिग्नेशन दे देता है, उस समय क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं पूछ रहा है ना। त्याग पत्र अगर दे दिया है तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं होगा। अगला, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाए तक उन्हें मतलब जब तक कोई नया साधन नहीं आ जाता तब तक उनको बने रहने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। वैकल्पिक व्यवस्था से यह अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे, और
अपस्त जो मंत्रिमंडल है उनको पद पर नई सरकार बनने तक पदभार करने का निर्वाह करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही बातें हैं सारी की सारी। राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर कभी भी ऐसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है। अगला, यूनियन जो हमारी मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अभी हमने पढ़ा भी था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये वाली स्टेटमेंट। अगला कह रहा है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यूनियन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पोर्टफोलियो देते जाएंगे कि आपको भाई वित्त मंत्रालय संभालना है, आपको रेलवे मंत्रालय संभालना है, तो जिस प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री है वो अपना पद देते जाएंगे उस प्रकार से सभी लोगों को अपना पद ग्रहण करना है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो है यहाँ पर, इनमें से कौन सा प्रस्ताव भारत की मंत्री परिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव रख सकते हैं यहाँ पर? वो है विश्वास प्रस्ताव। कि भाई मंत्री परिषद यहाँ पे बताएंगे कि हाँ हमारा अविश्वास मत आ गया, क्योंकि अविश्वास मत तो ऑपोजिशन जो होती है, विरोधी सरकार, वो लेकर के आती है। सेंचर और एडजर्नमेंट जो मोशन है, सेंचर मोशन तो कोई भी ला सकता है, एडजर्नमेंट मोशन जो होता है वो वहां का स्पीकर सभापति लेके आता है। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकर के आ सकते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर वापस से विश्वास जो है वो आ गया है, मतलब विश्वास मतलब सीट फुल हो गई। अगला, अगर कभी संसद में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास पत्र प्राप्त हो जाता है तो मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र लिखना पड़ेगा। अब वो किसको लिखना पड़ेगा? अब वो वहां पे लोकसभा को अपना त्याग पत्र देंगे। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो आता ही केवल लोकसभा में है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र केवल और केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में तो आता ही नहीं है कभी भी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोकसभा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर कभी भी हमें यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसको इंट्रोड्यूस कराने की बात हो रही है। कम से कम 50 लोगों का समर्थन पहले होना चाहिए। अगर 50 लोगों का समर्थन पहले होता है उसके बाद ये अविश्वास पत्र को लाया जा सकता है। तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन बताता है कि भाई ये लाभ का पद है, कि एक से ज्यादा अगर आपने पदों को संभाला हुआ है तो वो लाभ का पद है। ये यहाँ पर कौन बताता है? ये हमारी संघीय संसद जो है, हमारी फेडरल पार्लियामेंट, वो यहाँ पर बताती है कि ये लाभ का पद है या ये लाभ का पद नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज है वो यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट के पास अधिकार है बताने के लिए। ठीक है भाई, लाभ का पद ये प्रेसिडेंट के लिए भी लिखा हुआ कि वो किसी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते। अगला है, इनमें से कौन सा टर्म हमारे संविधान में लिखा नहीं हुआ है पर हम वो इस्तेमाल करते हैं? वो है बजट। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय वितरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112 में लिखा हुआ है। भारत की संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 में लिखी हुई है। अप्रोप्रिएशन बिल भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो बजट है ना, वो वर्ड हम यूज तो बहुत ज्यादा करते हैं पर ये वर्ड कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। इसको आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारे भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? 12वें नंबर के आप हिसाब लगाएंगे तो देवे गौड़ा आंसर बन जाएगा। आप लोग सब अपने अपने नोट्स में हिसाब लगाइए इस आंसर का, आप लोगों को जरूर इसका आंसर मिल जाएगा। और आप कहते हैं तो मैं भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कब कब कौन कौन से बने हैं। एक बार मैं आपको फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ भारत के प्रधानमंत्री की पूरी लिस्ट। अगली शीट पे लगा देती हूँ, वो शीट जो है वो खाली है तो यहाँ पे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने, वो है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी बने थे। नेहरू जी कब से कब तक रहे? 1947 से रहे, 1947 से लेकर के 1952 तक रहे। फिर 52 में दोबारा से इलेक्शन हुए, 1952 में। 52 से लेकर के 57 तक पूरे रहे। फिर 57 से लेकर के जो है 64 तक ये रहे, मतलब बनता 62 तक था। फिर 62 के बाद दोबारा आए तो 64 तक रहे। करीब करीब 17 साल इन्होंने यहाँ पर अपना राज किया है। करीब करीब, पूरे 17 साल नहीं होते पर 17 साल राज किया है। 64 में इनकी मृत्यु होने की वजह से इनको ये पोस्ट छोड़नी पड़ गई। अचानक से डेथ हो गई तो उस समय के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा, वो यहाँ पर आते हैं, 13 दिन के लिए रहते हैं। फिर कौन आ जाते हैं? शास्त्री जी आ जाते हैं, हमारे सबके फेवरेट शास्त्री जी, वो यहाँ पर आ जाते हैं 1964 से लेके 66 तक। और उनकी फिर जो है 65 की वॉर का समझौता करने हुए ताशकंद जाते हैं जब, तो 11 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा आते हैं, देन आती है इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी का अगर समय की मैं बात करूं तो कब से कब तक रही वो 1966 से लेकर के पहले जो है वो 67 तक रही, फिर 1967 से लेकर के 71, फिर 1971 के इलेक्शन में दोबारा आई, 77 तक रही, वैसे 75 तक होना था पर इमरजेंसी लग गई थी तो 77 तक चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले, 1977 से लेके 79, क्योंकि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद फिर आते हैं चरण सिंह, इन्होंने भी क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया था, 1979 से 80 तक रहे। उसके बाद वापस से इंदिरा गांधी आती है, दोबारा से जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी बनती है, ठीक है। उसके बाद इनको मैं दोबारा अलग से काउंट नहीं करूंगी, छठे यहाँ पर हम काउंट करेंगे राजीव गांधी को, ठीक है, क्योंकि पर्सन तो अलग अब आए ना राजीव गांधी। राजीव गांधी अपनी माता की मृत्यु के बाद 1984 से लेकर के 89 तक रहते हैं, और फिर 89 से 90 सेवेंथ नंबर पर कौन आ जाएंगे, वीपी सिंह। अगले आ जाएंगे वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर आ जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, इनके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ये कभी भी कोई स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, इनमें से कौन से व्यक्ति पहले किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वो है चंद्रशेखर। एच डी देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, ये पहले जो है वो अलग अलग जगह से पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उसके बाद ये चूज किए गए थे। चंद्रशेखर का ऐसा कुछ भी नहीं था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है लोकसभा के समय जो है प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे, उस समय वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, और इसका उत्तर है चंद्रशेखर, अगेन चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है कि मंत्री जो है हमारे भारत में वो सारी चीजों को लेकर के हमारा रूल वगैरह बनाते हैं, राइट। मंत्री जो है वो नीतियां बनाते हैं, और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। देखो अपने आप में आप लोग पढ़िए तो बिल्कुल हाँ सही बातें लिखी हुई है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं खा रहे। तो कथन और कारण दोनों सही तो है, अपने आप में शब्द तो सही है, लेकिन आपस में मेल ना खाने की वजह से एक दूसरे का स्पष्टीकरण सही तरीके से नहीं करते। अगला है, किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय हो सकता है, और अगला कह रहा है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं प्राप्त करता है। देखो राजनीतिक निर्णय है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इस बार तो कोई उप प्रधानमंत्री है नहीं, काफी टाइम से नहीं है कोई उप प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, तो आप लोग अगर स्टेटमेंट पढ़े तो दोनों आपस में यहाँ पे बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आपस में मेल नहीं खा रही बातें। कथन और कारण का आपस में जो आंसर सॉल्यूशन होना चाहिए वो सेम नहीं बन रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों है तो ठीक, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं होता है। अगला, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट का शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आपने व्हाइट पेपर सुना होगा, क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आए थे 1927 में, फिर जब नेहरू रिपोर्ट तैयार गई, और फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इन सबके बाद एक श्वेत पत्र पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लिखा जाता है। तो इसलिए व्हाइट पेपर्स जो है वो यहाँ पर किससे जुड़े हुए हैं, इंडिया से जुड़े हैं, बाकी सब ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, रेड बुक भी पता है ना आप लोगों को, रेड डेटा बुक, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा रेड डेटा बुक किससे जुड़ी हुई है टॉपिक। वैसे तो मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी मुझे काफी अच्छे एनवायरनमेंट की भी नॉलेज है, तो आप बताइए जरा रेड डेटा बुक किससे जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, जो हमारे भारत में संघीय मंत्री परिषद है वो किस रिपोर्ट पर आधारित किया गया है, पूरी किसने रिपोर्ट तैयार करके दी थी उसकी, वो है गोपाल स्वामी अयंगर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे गोपाल स्वामी अयंगर। ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो है वो हमारे भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी तीनों ही उसके मेंबर्स रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा मंत्री परिषद है वो किस तरीके से होना चाहिए, गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, इनमें से क्या यहाँ पर मैच नहीं है, ये इनके समाधि स्थलों के नाम है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है, हमारे शास्त्री जी का विजय घाट है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, और अब आपसे पूछ रहा है राजीव गांधी। देखिए राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि समाधि स्थल का नाम क्या है, तो देखिए उनका समाधि स्थल का नाम कर्म स्थल नहीं है, वीर भूमि है।
इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, वीर भूमि। ऐसे ही एकता स्थल जो है वो हमारे ज्ञानी जेल सिंह के लिए है। ज्ञानी जेल सिंह लिख लीजिए, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है भाई। राजघाट है ना पूरा, वहां पर ये पूरा ही समाधि का स्थल बना हुआ है, जहाँ पे महात्मा गांधी के लिए राजघाट है, जवाहरलाल नेहरू के लिए शांति वन है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए विजय घाट, याद कर लीजिएगा इसको, इंदिरा गांधी के लिए यहाँ पर शक्ति स्थल है। और जगजीवन राम भी आप लोगों ने सुना होगा, बाबू जगजीवन राम, इनके लिए भारत में क्या बना हुआ, समता स्थल। समता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। ऐसे ही जो चौधरी चरण सिंह है, चरण सिंह जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके लिए कौन सा है, किसान घाट, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए खूब काम किया। और चरण सिंह जो है, इन्हीं के बर्थडे पर हम लोग किसान दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद राजीव गांधी के लिए कर्म स्थल रहेगा, याद रखिएगा। और ऐसे ही जो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके लिए सदैव स्थल है। नाम क्या है, सदैव स्थल, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। इस सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये सब आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब ऐसे ही जो कर्म स्थल है ना, ये कर्म भूमि है, एक्चुअली में कर्म भूमि कहा जाता है कर्म स्थल को। ये शंकर दयाल शर्मा का है, शंकर दयाल शर्मा, ये भी हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ही इनको जो है, प्रेसिडेंट की मर्जी तक ये रहते हैं। तो देखिए सीए जी चारों को चाहे अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं करते बस, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी तक। ऑफरिंग्स की जगह कई बार प्लेजर वर्ड भी यूज किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 में लिखे हुए हैं, इनके लिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये भारत में जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, जैसे कि अभी आर वेंकट रमानी है, तो वो यहाँ पर महान्यायवादी जो होंगे, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहेंगे। उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, जैसे सीएजी का तो 6 साल फिक्स होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी 6 साल होता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी जब तक लोकसभा रहेगी 5 सालों तक। लेकिन महान्यायवादी का जो पूरा टाइम पीरियड है वो भारत में फिक्स नहीं है, वो अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत के हिसाब से चलता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के पहले लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ये जो है भारत के पहले लॉ ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और अगर दूसरे लॉ ऑफिसर पूछते हैं तो वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे सीजीआई मत लगा दीजिएगा, सीजीआई जो है वो सिर्फ जजमेंट सुनाते हैं, वो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल, वो लॉ ऑफिसर नहीं, वो तो जज होगा। ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। अटॉर्नी जनरल यहाँ पर कौन जो है किसके एडवाइजर हैं, वो भारत सरकार के। ठीक है ना, प्रेसिडेंट को भी राय देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं, लोकसभा को भी देते हैं, पर पूरा मिला करके अगर आपसे पूछता है तो मिला करके तो भाई पूरी भारत सरकार के ही होने चाहिए ना, मिला करके तो भारत सरकार को ही राय देंगे, पूरा भारत सरकार के केसेस को सॉल्व करेंगे सारे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसर हो जाएगा। अगला, भारत की चीफ लीगल कंसल्टेंट सबसे प्रमुख है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल आते हैं, और ये चीज भी याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के संविधान में नहीं लिखे गए हैं पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या रखा गया है, वो आर्टिकल 76 में लिखे गए और उनको अपॉइंट किया जाए। अगले, इनमें से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है, मैं आपको मीनिंग समझा दूं पहले, इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिनको आप किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के बैठने का अधिकार है, मतलब वो किसी भी कोर्ट में जाकर के ऑडियंस बन करके बैठ सकते हैं, तो वो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ये कहीं भी देखो, एडवोकेट जनरल को भी अधिकार होता है, पर वो सिर्फ अपनी स्टेट में बैठ सकता है, उनकी स्टेट का हाई कोर्ट, उनकी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिर्फ वहीं जाकर के बैठ सकते हैं, बाकी किसी भी जगह जाके बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो भी ऐसा अधिकार उनके पास भी नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इनके पास। अब देखो भाई, इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही है तो कम से कम उनकी जो योग्यताएं होनी चाहिए वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितनी तो होनी ही चाहिए ना भाई, बिल्कुल सही बात है।
और वो हमारे भारत के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद सोचिए, अगर वो सदन का सदस्य होगा तो वो तो एमपी कहलाएगा ना, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो हमको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए नहीं, तो यहाँ पर ये उत्तर गलत हो जाएगा, थर्ड गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। देखो थ्री जहां जहां आ रहा, आप पहले तो उसको गलत कर दो ऑप्शन में, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बट सही सिर्फ 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला गलत है, क्योंकि इनको इम्पीचमेंट से नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर भी गलत हो जाएगा, 3 और 4 इज रॉन्ग, 1 और 2 इज टोटली राइट आंसर। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या गलत है? मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला, उनको किसी हाउस में जाकर के बोलने का अधिकार है, बिल्कुल वो बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे जाके अपनी राय दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, बस क्या नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि उनको वोट का अधिकार तो है नहीं, वोट तो सिर्फ एमपी कर सकते हैं। वो जो हमारे एमपी है ना, हमारे 543 लोकसभा में है, 245 राज्यसभा में है, केवल और केवल यही एमपी वोट कर सकते हैं, बाकी किसी को वोट देने का अधिकार नहीं। इस प्रकार से आपका सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला, इनमें से किसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, इनमें से किसको संसद के दोनों सदस्यों में बोलने का, कार्यवाही में सम्मिलित होने का, संसदीय कमेटी में भी बैठ सकते हैं जाकर के, लेकिन वोट नहीं दे सकते? तो वो कौन है? हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है भाई, साफ साफ है ये वाली लाइन, याद रखिएगा इसको। अगला, इनमें से कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है? वही सेम क्वेश्चन। अब संसद का पूछ रहा है तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, अगर आपसे राज्य का पूछेगा तो आप वहां पर एडवोकेट जनरल लगा दोगे। ठीक है, महाधिवक्ता, बाकी महान न्यायवादी होते हैं यहाँ पर, अटॉर्नी जनरल जिनके पास ये अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त, देख रहे हो सभी लोग कि किस प्रकार से बस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके यूपीपीसीएस आपको बस पूछने की कोशिश कर रहा है, बस घुमा फिरा रहा है और कुछ नहीं है, एक ही प्रश्न को सिर्फ घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अगला, भारत के जो सॉलिसिटर होते हैं, सॉलिसिटर का मतलब क्या होता है? जो राय देने के काम आते हैं। तो जो भारत के सॉलिसिटर होते हैं वो कौन होते हैं? वो एक तरीके से न्यायिक सलाहकार होते हैं, जो आपको एडवाइस, सॉलिसिटर का मतलब क्या होगा? जो यहाँ पर आपको एडवाइस कर रहा है, आपकी सारी जो भी आपके काम वाम है, मतलब काम से मेरा मतलब है यहाँ पर जो भी आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियां चाहिए, उनके लिए आपको एक न्यायिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं जुडिशियल एडवाइजर। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाहें देने के लिए कौन अधिकृत होता है? राज्य, अब यहाँ पे राज्य शुरू हो गया, पहले आपसे पूरा भारत का पूछ रहा था, अब राज्य का पूछ रहा है, तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अब अटॉर्नी जनरल आप आंसर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो यहाँ पर पूरे भारत के लिए होता है। वही आपसे एक राज्य के लिए पूछेगा तो आपका आंसर महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होना चाहिए, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 165 में लिखे गए, 165 नंबर का आर्टिकल में आप इसको लिख लीजिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पूरा सब कुछ बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ये नहीं रहे मैम कि आप इंग्लिश में बता रहे हो, मैम आप हिंदी में बता रहे हो, मैं दोनों में बता रही हूँ। ठीक है भाई, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, तो मैं उस हिसाब से आपको दोनों में ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा रिवाइज कर सके, पूरा का पूरा समझ सके। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, सीएजी, यहाँ पर सीएजी की जो पोस्ट क्रिएट की गई है, हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इस पद का जो है पूरा वो क्रिएट किसने किया? वो तो हमारे संविधान से क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 148 में साफ साफ सीएजी के बारे में लिखा गया है। तो 148 में अगर सीएजी के बारे में लिखा गया है तो ये पूरा का पूरा हमारा संविधान से ही तो क्रिएटेड है, ये संसद से ही क्रिएट किया गया है। क्यों? क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, कोई एक्ट नहीं आया, कोई कैबिनेट ने कुछ पास नहीं किया, ये संविधान में लिखी गई बात है। अगला प्रश्न, सीएजी कितने सालों तक रहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद आ रहा है सबको? बस जो बताया था ना उसी से सवाल बन रहे हैं। मेरी पॉलिटी की पापा वीडियो देखिए जा करके, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। पापा वीडियो देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पापा वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा आपको। मैंने बहुत डिटेल में वहां पर 6 घंटे में आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको पॉलिटी अगर आती है तो आप लोग उस वीडियो को देख करके अपना पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्या होती है सीएजी के लिए जो टर्म होती है वो कितनी रहती है? 6 सालों तक रहती है। 6 साल, या फिर उम्र कितनी होती है रिटायरमेंट की? 65 वर्ष, 6 years और 65 years।
अगला, सीएजी के बारे में ये अगला सवाल, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात। इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होती है, बिल्कुल सही बात। रिटायरमेंट के बाद वह अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य हो जाती है। इसका मतलब यह है कि भाई अगर रिटायर हो गए एक बार तो वो किसी और पोस्ट को धारण नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही बात। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, नहीं, उनको हमारी संसद द्वारा हटाया जाता है, अगर कभी हटाना है। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अगर कभी हटाना है तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, ठीक है। और अभी जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है सीएजी जो अभी हमारे हैं, वो है जी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी भी रह चुके हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं इस प्रश्नों को सभी लोग, याद कर लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इनमें से क्या सीएजी की ड्यूटी नहीं होती है? देखिए भाई, समझते हैं, बहुत अच्छा अच्छा है, पूरा का पूरा आप लोगों को इसको पूरा लर्न करना पड़ेगा। देखिए भाई, सबका जितना भी यहाँ पर हमारे सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि से जितना भी व्यय होता है, उनको पूरा प्रतिवेदन करना, उनको ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? कितना आया, कितना गया, कितना क्या हुआ, हर एक चीज की रिपोर्ट तैयार करके कहाँ प्रस्तुत करना? प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही बात है, सही लिखा हुआ है। कंटिजेंसी फंड जो हमारा आकस्मिकता निधि है, लोक लेखा है, पब्लिक अकाउंट्स है, इनसे जुड़ी हुई सारी सारी चीजों की रिपोर्ट सबमिट करना, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों चीजें सही है। उसके बाद भारत की सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि, प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट तैयार करना, अकाउंट का बैलेंस तैयार करना, ठीक है, अकाउंट लाइबिलिटीज वगैरह हर एक चीज का चेक करके रखना, ऑडिट करना, बिल्कुल सही चीज, सारा कुछ सही लिखा है। आगे, ये बताना सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण सुनिश्चित करना कि राजकोष में जमा होगा पैसा जाकर के। ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, है ना भाई? ये तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है, ऑडिट तो करता है, लेकिन कंट्रोल करने का अधिकार थोड़ी है। वो तो जो हो गया उस पे चेक करता है, पोस्टमार्टम करता है उसका, प्रीमार्टम नहीं करता। पोस्टमार्टम जो हो गया उनको चेक करने की जिम्मेदारी है, तो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी। समझे सभी लोग यहाँ पर? ठीक है, तो याद रखिएगा, सीएजी एक ही पर्सन होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट पे कोई और होंगे, सेंटर पे कोई और। एक ही व्यक्ति होते हैं जो पूरे स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम करते हैं, और इनके अंडर बहुत बड़ा स्टाफ जो है वो अपना काम करता है, अकेले व्यक्ति काम नहीं करते, काफी बड़ा स्टाफ काम करता है पूरी तरीके से सारी चीजों के लिए, अकेले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? मतलब जो भी पूरा यहाँ पर जो भी आया है, सारा कुछ सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट को, देखो सीएजी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट आगे सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, तो हमसे फाइनल पूछ रहा है अंतिम जिम्मेदारी, तो अंतिम जिम्मेदारी के लिए तो कौन हो गए? पार्लियामेंट। क्योंकि सीएजी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट अंतिम आ गए। सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, एनडीसी का कोई मतलब नहीं होता, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का लेन देन सिर्फ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जा करके राय दे सकता है, बैठ सकता है, या यूं कह लूं मैं कि वो गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटोर, सबने सुने हैं ना ये शब्द, इनकी तरह काम करता है। तो ये व्यक्ति कौन है जो इन सब की तरह यहाँ पर काम कर सकता है? वो है सीएजी। सीएजी यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उनके लिए पूरी तरीके से काम करता है, उनके लिए यहाँ पर सारी चीजों का मतलब उनको एक तरीके से हेल्प करता है। पब्लिक अकाउंट्स को मेंटेन करने में सारी जिम्मेदारी होती है, हेल्प करने की जिम्मेदारी सीएजी की होती है। ठीक है भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? यहाँ की लोक लेखा समिति क्या चीज है? लोक लेखा समिति पार्लियामेंट की एक संसदीय समिति है जो कि यहाँ पर सारे कामों को देखती है। अगला प्रश्न, सीएजी जो है भारत के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन हटा कौन सकता है उनको? बी, पढ़िए इसको। हटाते कौन है सीएजी को? थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, हटाते कौन है यहाँ पर? ये हटा सकते हैं। लेकिन देखो भाई, दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास भी जाता है, आंसर तो इसका ए और बी हो जाएगा दोनों। तो आप इसमें से जो भी मार्क करके आए ठीक है, वो आंसर दोनों ही ठीक रहेंगे। बाकी सी और डी का कोई मतलब नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई इसमें मतलब नहीं होता। ठीक है भाई। अगला,
सीएजी फ्रेंड और गाइड, अभी मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया था ना आपके सामने, मित्र, मार्गदर्शक, किसके मार्गदर्शक होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। प्राइम मिनिस्टर के नहीं होते, एस्टीमेट कमिटी का कोई मतलब नहीं है, सिलेक्ट कमिटी का मतलब नहीं है। पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत पुरानी कमेटी है, 1921 में पहली बार बनी थी, इसको बने हुए भी आज के टाइम पे 100 साल हो चुकी है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में जो बनी थी उसके मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, 1971 में सीएजी से जुड़ा हुआ एक एक्ट आया था, ठीक है, और उसने ये बताया था कि सीएजी जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से जो है पूरा लेखों की तैयारी करने के उत्तरदायित्व से मुक्ति कर दी गई थी। तो ये संशोधन जो है इसको इसको दोबारा से संशोधन कब किया गया था? तो इसका संशोधन 1976 में किया गया था। सीएजी से जुड़ा हुआ एक्ट 1971 और 1976 वाला है। अगला प्रश्न, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड, अभिभावक किसको कहा जाता है पूरे पैसों का? सीएजी को। क्यों? क्योंकि सीएजी तो चेक करता है ना सारी चीजों को, सीएजी तो बताता है ना भाई सरकार का पैसा यहाँ 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 जा रहा है, भाई आपका ऑडिट करके देना। सरकार की सारी, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबको ऑडिट करने की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति की होती है, तो सीएजी आंसर है। समझ रहे हैं ना सब लोग? हो पा रहे ना सबसे क्वेश्चन अच्छे से? अब आपसे गलत विकल्प पूछ रहा है इसमें कि लोक वित्त सरकार जो है, पब्लिक फाइनेंस जो है, वो यहाँ पर सारी चीजों को एक वित्तीय कायाकल्पों का यहाँ पर एक पूरा लेखा जोखा है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अगर मैं वित्त कायाकल्प की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं भाई? यहाँ पर सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आएगा कि भाई कहाँ पैसों पे खर्च किया जा रहा है, और सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी चेक किया जाएगा, और वित्तीय प्रशासन भी चेक किया जाएगा। लेकिन बैंकों के लिए तो ये नहीं आएगा ना, वित्त सरकार बैंकों के लिए चेक नहीं करती, वो तो आरबीआई बैठा हुआ देखने के लिए। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, बाकी तीन आपस में मेल खाते हैं। अगर आप ऑड वन आउट करके भी इसका आंसर निकालना चाहें ना, तो आप सभी लोग ऑड वन आउट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? व्यवसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो मताधिकार के आधार पर होते हैं। बिल्कुल सही बात। इलेक्शन कमीशन सारा देखती है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर निर्वाचनों के लिए पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति के निर्देशन के आधार पर पूरे इलेक्टोरल के चीजें प्रिपेयर की जाती हैं। भाई राष्ट्रपति ये काम करेगा क्या? नहीं ना, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है ना। इलेक्शन कमीशन के अनुरोध पर राष्ट्रपति उनको और ज्यादा आवश्यक कर्मचारी जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। ये भी बात सही है भाई, काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को और लोगों की जरूरत है, वो यहाँ पर प्राप्त करवा सकते हैं। सही लिखा हुआ है। लेकिन सी तो बिल्कुल, देखो यार पढ़ के ही गलत लगता है ये तो, आप मतलब सभी लोग समझ सकते हैं ना यार, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की, वो 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर 1971 में कह दिया गया था कि भाई इतनी ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है कब तक इसको बदला नहीं जाएगा? 2026 तक हम सीट्स में 543 सीट्स ही रहेंगे, इसको बदलेंगे नहीं। एक्चुअली में पहले तो 525 सीटें हुआ करती थी, उन 525 से जो है सरकार ने यहाँ पर जो है चेंज करके 545 कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर कौन से अमेंडमेंट से 525 से 543 सीटें हुई हैं? 31वें संशोधन अधिनियम के तहत ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सीट्स का विभाजन है, वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। तो 31st अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे संविधान का कब आया था? 1973 में आया था, जिससे सीट्स को बढ़ा दिया गया था। 35th किससे जुड़ा हुआ है? वो सिक्किम से जुड़ा हुआ है। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 में सिक्किम को क्या बना दिया गया था? हमारे भारत की एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, और 36th अमेंडमेंट एक्ट, 36वें संशोधन अधिनियम 1975 में सिक्किम को भारत की एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा भी दे दिया गया था। 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, आई होप सबको पता होगा कि 42वां संशोधन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, काफी सारी चीजें चेंज करी थी। ठीक है भाई। अगला 45th नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था, 45th अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर रिजर्वेशन को 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया था।
ठीक है, रिजर्वेशन को का जो पीरियड है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया था उस समय। चलिए आगे पे बढ़ते हैं। इलेक्शंस जो है भारत में जब 2009 में 543 सीटों के लिए हुआ था, इनमें से कौन से निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? राज्यों के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी तो है ना, तो बाकी हटा दो यूनियन टेरिटरीज को, तो 530 जो सीटें हैं वो यहाँ पर किसकी थी? राज्यों की। और बची हुई 13 सीटें हमारी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की हुआ करती थी, जिसमें से अकेली दिल्ली की यहाँ पर सीटें 7 हैं, और बाकी बची हुई बाकी यूनियन टेरिटरीज की। अगला, यूनियन टेरिटरीज की जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे लोकसभा में वो कितनी हो सकती है? 20, ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है, 20 से ज्यादा नहीं। अभी 13 है, 13 से ज्यादा मतलब अभी 20 से ज्यादा नहीं हो सकती है, पर अभी तो 13 ही है, तो इतना तो आप याद रखिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हर सीट जो लोकसभा को यहाँ पर मिली हुई है कि भाई यूपी की 80 रहेंगी, दिल्ली की जो है वो 7 रहेंगी, तो ये कौन से इलेक्शन, कौन सा सेंसस के आधार पे किया गया? वो है 1971 के सेंसस के हिसाब से। 2026 तक इसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बाद जरूर इसको पूरे को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। 1971 का जो जनगणना हुई थी ना, उसी के आधार पे सारा चीजें विभाजित की गई है। अगला प्रश्न, कहां पर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब के लिए कोई भी सीट जो है यहाँ पर लोकसभा में आवंटित नहीं की गई है? सब, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, 3 ही यहाँ पर नाम है, तीनों में नहीं की गई है ऑल ऑफ दी अब इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स दोनों के लिए ही कुछ नहीं है यहाँ पर, स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स दोनों के लिए पूछ रहा है, तो दोनों ही सारी ठीक लिखी हुई है। अरुणाचल, जम्मू, मेघालय, तीनों में ही यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कहा सबसे ज्यादा सीट रिजर्व्ड है एसटी के लिए? तो देखिए भाई, इन सब में से अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश। वैसे तो देखो बिहार, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर भी है, पर इनमें से अगर मैं यहाँ पर पूछूं जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से सबसे ज्यादा जो एसटी है वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश को आप यहाँ पर याद रखिएगा चारों ऑप्शन के हिसाब से। बाकी यूपी में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी, तो ये भी एक याद रखिएगा, यूपी में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी, एसटी का बाकी मध्य प्रदेश। बाकी मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी भी मिलेंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आपको काफी ज्यादा अमाउंट में जो फॉरेस्ट है वो भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट, एक कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का सीधा मतलब होता है कि आपको पूरा, अगर आपको आज के दिन की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आपको आज के दिन का काम शुरू करना है, तो कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है? देखिए, या मैं बताती हूँ कोरम, जिनको नहीं पता मैं उनको समझा देती हूँ। कोरम शब्द का मतलब होता है कि आपको आज के दिन की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है, आज के दिन की बातचीत को, आज के दिन के काम को शुरुआत में लाना है, तो कितने, कम से कम कितने संख्या में लोग होने चाहिए कि उसके बाद आप काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि स्कूल में भी कम से कम इतने बच्चे होंगे तभी टीचर पढ़ाना शुरू करती है, होता है ना इस प्रकार से। इसी प्रकार से कितने लोग होने चाहिए उसके बाद जो है पूरी आगे की बातचीत शुरू की जाएगी, वो है 1/10। तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा की कुल संख्या 543, तो इन 543 का आप 10% निकालिए, कितना बन जाएगा? 54। तो 54 अगर एमपी प्रेजेंट होंगे, सांसद होंगे, तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, वरना स्थगित कर दी जाएगी। स्थगित करने की यहाँ पर जिम्मेदारी या स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? सभापति, स्पीकर के पास। ऐसे ही राज्यसभा के 245 है मेंबर, तो यहाँ पर 245 जो होंगे, इसका 1/10 आप निकाल लीजिए, 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ पर एमपी होंगे तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगा। तो 1/10 इसका आंसर है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, सीधा सीधा आंसर याद रखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, आंसर बी था इसका। यहाँ पर आप देख लीजिए, राज्यसभा लोकसभा का कोरम वही 1/10, तो टोटल मेंबर्स होता है, इसका 1/10 आप निकाल लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं, सी इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। फेडरल टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन, संघीय क्षेत्रों की यहाँ पर कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है? संघीय क्षेत्र का मतलब होता है कि संघ तरीके से कहा है, दोनों में ही होता है, हर जगह पे ही होता है। दोनों हाउसेस के अंदर संघ तरीके से परिषद का रिप्रेजेंटेशन तो है ही, दोनों हाउसेस में है। लोकसभा में भी सारी संघ का आता है, राज्यसभा में भी सारा आता है, तो दोनों ही इसके अंदर आंसर में आपके आ जाए। अगला प्रश्न,
लोकसभा की जो मीटिंग है वो समाप्त कब की जा सकती है? कैसे हम खत्म कर सकते हैं लोकसभा की मीटिंग को? भाई एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है डिसोल्यूशन, लेकिन सारे ठीक है। आप स्थगित भी कर सकते हो, आप सत्रावासन खत्म करना, विघटन करना, सभी के द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा भी की बैठक करेंगे कौन? पहले तो स्पीकर। और अगर पूरा सेशन खत्म करना है, बैठक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बैठक तो स्पीकर खत्म कर सकता है। पूरा का पूरा अगर सत्र खत्म कर देना है तो वो हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोरोग दी सेशन, सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन होते हैं? वो है राष्ट्रपति। अभी बताया मैंने, सत्र को देखो, अगर बैठक खत्म करनी है, मतलब बैठक का मतलब होता है सिटिंग, एक सिटिंग को समाप्त करना है तो आपका आंसर स्पीकर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे की पूरे सत्र को खत्म कर देना है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। हमारे सेशन में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र आता है बजट सत्र, फिर आता है मॉनसून सत्र, मॉनसून सेशन, और शीत सत्र, विंटर सेशन। याद रख लीजिएगा इसको, BMW की फॉर्म में 3 सत्र हमारे होते हैं, BMW। बी से बजट, M से मॉनसून, W से विंटर। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में किसकी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है? भाई ये तो आप सभी को पता है, जो भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रहती है, जैसे कि यूपी, तो यहाँ पर यूपी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट्स है। लोकसभा में यूपी की जो है वो 80 सीट्स है, राज्यसभा में 31 सीट है, तो वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद किसकी ज्यादा है? ये बड़ा अच्छा यहाँ पर सवाल है। यूपी तो सब जानते हैं, पर यूपी के बाद किसकी है? तो वो है भाई महाराष्ट्र। ठीक है भाई, ये भी आपसे इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है। बिहार को जितनी लोकसभा में सीटें हैं, वो कुल मिला के किसकी कितनी नंबर ऑफ सीटों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा? देखिए भाई, अब इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? इसके लिए आपको जो लोकसभा की सीटें कितनी कितनी कहाँ पर बनी हुई है, उसकी नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत लोकसभा का कितना कितना सीटें कहाँ पर है, थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। इसको सिर्फ यूपी का ना पढ़ के जाइएगा, बाकी स्टेट्स का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। टोटल सीट्स में से, जितनी भी टोटल सीट्स होती है उसमें से 131 सीट, मतलब कि 24% रिजर्वेशन किसके लिए की गई है? SC और ST के लिए। ST के लिए 47 सीट्स है, SC के लिए 84 सीट्स है। तो यहाँ पर जो है इनकी, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो पहले तो मैं बिहार का बता दूं। सबसे पहले तो बिहार की सीटें हैं 40। ठीक है भाई, 40 सीट है। अब असम की बात है, असम की सीट है 14। मध्य प्रदेश की सीट कितनी है? मध्य प्रदेश की सीट बनती है यहाँ पर 29। तो 14 और 29 को प्लस करके 40 तो आता नहीं है। असम की 14 पहले सबकी लिख लेते हैं, कर्नाटका की 28, और राजस्थान की कितनी सीट्स होती है? राजस्थान की सीट है 25। पंजाब की कितनी सीट है? 13। और वेस्ट बंगाल की कितनी सीट है? 42। तो आप इनको मैच करो, ये तो बन नहीं सकता क्योंकि 40 है बिहार की, तो ये हो नहीं सकता। 28 और 25 हो नहीं सकते, गुजरात रह गया। गुजरात की कितनी सीट्स होती है? वो है 26। और 26 और 14 को प्लस करोगे तो आपका 40 बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो मैं ये नहीं बोल रही आप सारा सारा रट के जाइएगा, बट हाँ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसकी कितनी सीट्स है, थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया होना काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है, कि आपको इतना पता होना चाहिए किसकी कितनी सीट्स यहाँ पर दी गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर 2 मेंबर को यहाँ पे चुना जाता है। यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है 2 सीटें कहाँ की है। तो देखो भाई, पहले मैं आपको एक सीट का लिखवा दूं। एक सीट कहाँ कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। उसके बाद एक सीट है चंडीगढ़ की। पहले मैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता दूं, और सीधा उसके बाद यहाँ पर लद्दाख की है। लद्दाख की भी एक ही सीट है। लक्षद्वीप की भी एक ही सीट है। ठीक है भाई, और पुडुचेरी की। और उसके अलावा जो दमन दीव है, दादर नागर हवेली है, उनकी 2 सीटें हैं। दमन दीव की एक थी, दादर नागर की एक थी, मिला के 2 हो जाए। ठीक है भाई, तो अभी याद रखिएगा ये सारी केंद्र शासित प्रदेश की। सिक्किम की कितनी है? एक स्टेट है पर एक ही है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम के बाद आपकी नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम दोनों की एक एक सीट आती है। त्रिपुरा की यहाँ पर कितनी है? 2 सीट्स है।
इस हिसाब से आपका आंसर इसका ए हो जाएगा और आपको उसको लर्न करना है। एक सीटें कहाँ है, मैं बिल्कुल आपको ये एडवाइस करूंगी सभी को कि एक सीट जिसकी है ना वो आप जरूर पढ़ के जाइए, जरूर इसको लर्न करके जाइए कि एक सीट कहाँ की है, इससे सवाल बन सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे इसके लोकसभा के सदस्य क्षेत्र कहाँ पर है, वो है उन्नाव में। ठीक है, सबसे बाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा बना था, उन्नाव। अगला, आरजेजी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, वो रूल नंबर 184 पर यहाँ पर जो है वो एक तरीके से अंतर्गत वाद विवाद पसंद करती है। और अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान जो है वो दिया गया है। अब इसका यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई जो आरजेजी यहाँ पर गवर्नमेंट है, वो रूल्स और प्रोसीजर का जो चलता है वो यहाँ पर रूल नंबर 184 जो है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूल नंबर 184 यहाँ पर किसके बारे में बात करता है, लोकसभा का। रूल नंबर 84 यहाँ पर ये कहता है कि वोटिंग करने का मतलब अधिकार मिलता है आपको। आर्टिकल नंबर जो 184 है, मतलब 184 जो लोकसभा का है, वहां पर हमें पूरा का पूरा अधिकार मिलता है कि हम यहाँ पर स्पीकर से पूछ करके कोई भी अगर ऐसा कोई मैटर है जिसमें हमें बात करनी है, टॉपिक को लेकर के आना, तो हम यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों अपने आप में यहाँ पर सही लिखा हुआ है, वोटिंग देने का भी अधिकार है और ये आपस में सही लिखा हुआ है। लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको लिख करके देता है, डेप्यूटी स्पीकर को। अध्यक्ष जो है अपना रेजिग्नेशन उपाध्यक्ष को सबमिट करता है, संबोधित करता है, और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को सबमिट करता है। अगला, स्पीकर जो है लोकसभा के, उनको हटाया जा सकता है कब, स्पीकर ऑफ लोकसभा को उनके पूरे टाइम पीरियड खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है अगर लोकसभा इसके लिए कोई बिल पास कर देती है। लोकसभा इसके लिए कोई आश्चर्य प्रस्ताव पारित कर देती है तो यहाँ पर लोकसभा के कहने पर यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बन सकता है। अगला वही है सेम, कैसे हटाया जा सकता है, अगर यहाँ पर ए, आप पढ़ो इसको, अगर लोकसभा यहाँ पर अपना एक कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित करती है, उसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। 2/3 से नहीं होता, प्रेसिडेंट से भी नहीं होता, और सिंपल से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लोकसभा के मेंबर पास करते हैं, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होंगे, तब जाकर के आप स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटा सकते हैं इसके पद से। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर, ये भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा व्यक्ति होते हैं जिनको स्पीकर अपॉइंट करने से पहले बनाया जाता है, जिनका काम होता है जो नए नए सदस्य आए हैं सभी लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाना। जो लोकसभा के 543 यहाँ पर नए एमपी आए हैं, सांसद आए हैं, उनको शपथ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोटेम स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है। प्रोटेम स्पीकर का ये कर्तव्य होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं, ये फर्स्ट वाला तो किसका जिम्मेदारी है, डेप्यूटी स्पीकर की है, आप पढ़िए, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जब, क्योंकि नए इलेक्शंस नहीं हुए हैं, नए इलेक्शन से पहले जो है यहाँ पर ये किया जाता है कि हम प्रोटेम स्पीकर बना देंगे और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ओल्डेस्ट मेंबर होता है लोकसभा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन होते हैं, किसको अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। सबसे ज्यादातर जो है प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट मेंबर को यहाँ पर जो होता है ना, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम यहाँ पर जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा इसका, पहले के स्पीकर को नहीं, डेप्यूटी स्पीकर को भी नहीं, ऑपोजिशन लीडर को भी नहीं, सीनियर मोस्ट मेंबर को या फिर सबसे पुराने मेंबर को यहाँ पर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है भाई, इसका आंसर यहाँ पे गलत है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला, कास्टिंग वोट हम कब डालते हैं, कास्टिंग वोट यहाँ पर उसका उपयोग कब किया जाता है, कास्टिंग वोट तब आता है जब टाई हो जाता है। देखो, जब स्पीकर जो होते हैं ना वो पहली बारी में कभी भी वोट देते नहीं है, स्पीकर कभी भी पहली बार में वोट नहीं देते, स्पीकर केवल तभी वोट देते हैं जब यहाँ पर टाई की सिचुएशन होती है, ए यस और ए नोज की सिचुएशन आ जाती है, दोनों आपस में टाई हो जाते हैं, तभी उसी सिचुएशन में सिर्फ केवल वोट दिया जाता है, वरना स्पीकर कभी वोट नहीं देते। वोट बराबर हो गए तो स्पीकर यहाँ पर वोट दे करके बात को खत्म करते हैं, टाई ब्रेकर होता है, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट।
अगला, इनमें से कौन सा अधिकार यहाँ पे कहता है कि भाई अगर कास्टिंग वोट देना है तो आप दे सकते हो? वो है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी भी स्पीकर को कास्टिंग वोट देना है तो वो यहाँ पर दे सकता है, और वही वोट जो है फाइनल माना भी जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? वो है जीवी मावलांकर। ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जीवी गणेश वासुदेव मावलांकर। बीडी जत्ती, वीवी गिरी, हुकुम सिंह नहीं है। आंसर ये है। अभी जो हमारी लोकसभा चल रही है 17वें नंबर की, उनके जो यहाँ पर अभी बने हुए हैं वो कौन है? ओम बिरला हमारे भारत के इस वक्त के स्पीकर है। अगला प्रश्न, पहले स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, बिल्कुल, कौन थे वो भी जीवी मावलांकर ही थे। जीवी मावलांकर यहाँ पे हट गए थे और उसके बाद फिर जो है अयंगर को बना दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये बी जाखड़ कौन है? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ वो लोकसभा अध्यक्ष है जो सबसे लंबे समय के लिए रहे हैं। इनको मैं लिख सकती हूँ, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बलराम जाखड़ भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भूलिएगा नहीं, एग्जाम में बन सकता है इनसे सवाल। अगले, भारत की पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर। देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित कभी स्पीकर नहीं रही है, सुचेता कृपलानी कभी स्पीकर नहीं रही है। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये तो यूपी से जुड़ी हुई है, एक सीएम थी और एक गवर्नर थी। तारकेश्वर सिन्हा भी नहीं रही है। मीरा कुमार इनका सही आंसर है। बाबू जगजीवन राम का नाम आपने सुना ना, भारत के पहले जो है लेबर मिनिस्टर थे, ये उनकी पुत्री है मीरा कुमार। तो ये भारत की पहली क्या बनी थी? फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। कुमार इनका आंसर है। और इसके बाद भी हमारी बिल्कुल इनके जस्ट बाद भी बनी थी, वो थी सुमित्रा महाजन। ये भी हमारी फीमेल लोकसभा स्पीकर बनी है। आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगर कभी भी डेप्यूटी, यदि कभी उपाध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। क्या होता है उनको एक अधिकार? जैसे मान लीजिए कभी लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे, तो उनके पास क्या अधिकार होता है उस समय? उनके पास क्या अधिकार होगा? उनके पास अधिकार होगा कि वो कभी भी बराबरी हो जाती है ना, कास्टिंग वोट को यहाँ पर जो है वो मतदान कर सकते हैं। मत बराबरी की अवस्था में वो मतदान यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।